हेलो एवरीवन। होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर है और हम लोग जैसा कि इकोनॉमी का सीरीज स्टार्ट किया है तो इसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी देख रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, एक बार पहले हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी के सेकंड पार्ट पे, और ये इसका आज फाइनल लेक्चर होगा। ओके, सो हम लोगों ने कल क्या देखा हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमी इकोनॉमी किसको बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी जो इफिशिएंट यूज़ ऑफ जो स्कार्स रिसोर्सेज है, उसको जो सस्टेनेबल यूज़ किया जाता है स्कार्स रिसोर्सेज को, उसी को इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि यूएसए के केस में, यूरोपियन कंट्रीज़ के केस में, और कंपैरिजन किया था लैटिन अमेरिका से और अफ्रीकन कंट्रीज से। ओके, तो वो देखा। उसके लिए उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस किस चीज़ पे डिटरमाइन होता है कि इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन होगा, किसके लिए होगा। ठीक है, और क्या देखा था हमने, कैसे होगा। ठीक है, तो और क्या, इकोनॉमी सिस्टम देखा था हम लोगों ने। क्या देखा था? इकोनॉमी सिस्टम। इसमें क्या क्या देखा था? इसमें देखा था हमने मार्केट इकोनॉमी। बताओगे आप लोग? रिकॉल करो, मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते थे। फिर उसके बाद क्या देखा था हमने? कमांड इकोनॉमी देखा था। और उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद देखा था हमने लेजर फेयर इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में मार्केट सब डिसीजन लेता है, मार्केट बेस्ड डिसीजन होता है। कमांड डिसीजन में जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उसके बाद और क्या देखा था हमने? लेजर फेयर इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट अपना हैंड्स ऑफ कर लेती है और कमांड में पूरा ऑन कर लेती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया डज फॉलो। तो इंडिया क्या फॉलो करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस जब आती है तो सोशलिस्ट पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करती है, और बीजेपी लेड एनडीए लेड गवर्नमेंट आती है तो मार्केट बेस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे फोकस करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखा था। फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या देखा था? हाउस होल्ड सेक्टर देखा। उसके बाद क्या देखा था? प्राइवेट सेक्टर देखा था। और क्या देखा था? गवर्नमेंट सेक्टर देखा था। और क्या देखा था? एक्सटर्नल सेक्टर देखा था। और ऑल जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो भी है सब हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बाद हमने क्या देखा? उसके बाद देखा था प्राइवेट सेक्टर के बारे में देखा था। ये प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में इंटरप्राइजेज होता है। ठीक है, इंटरप्राइजेज होता है, मान लो कोई फर्म है। ठीक है, तो वो फर्म जो है, उसके बाद उसके उसके फर्म को कॉन्सेप्चुलाइज कौन करता है? तो एंटरप्रेन्योर करता है। उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने? कैपिटल देखा था, सम कैपिटल लगेगा कोई भी फर्म। हम लोग प्रिंटिंग प्रेस का एग्जांपल देखा था। उसके बाद क्या? लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी बोल लो, तो नेचुरल रिसोर्सेज लगेगा। और क्या लगेगा? तो लेबर लगेगा। अकेले ही तो सब कुछ नहीं कर ले रहे थे हम लोग, तो लेबर लगेगा। उसके बदले में क्या देखे थे? लेबर क्या लेगा? वेज लेगा। नेचुरल रिसोर्स क्या लेगा? रेंट लेगा। और कैपिटल क्या लेगा? कैपिटल लेगा इंटरेस्ट लेगा। और हमने क्या देखा था? एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? तो प्रॉफिट का मलाई एंटरप्रेन्योर खाएगा। ठीक है, और लॉस का मलाई भी एंटरप्रेन्योर ही खाएगा। ओके, तो ये हम लोग देखा था कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे कैसे काम होता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर हम लोग को पता चल गया, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करता है। कैपिटल पता था, बता ही दिया कि उस इंटरेस्ट लेता है, नेचुरल रिसोर्सेज रेंट और लेबर वेजेस। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इंटरप्राइजेज है वो क्या करेगा? इतना सब कुछ लगने के बाद वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उस आउटपुट को हम लोगों ने देखा था, उसी को हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, वही फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट को। ओके,
और वो फाइनल जो है, वो जो आउटपुट होता है वो कितने टाइप का होता है? वन इज इंटरमीडिएट गुड, अनदर इज फाइनल गुड। फाइनल गुड का हम लोगों ने टाइप देखा था, क्या देखा था? कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड, ठीक है। तो कैपिटल कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड देखा था। और कंजम्पशन गुड में क्या देखा था हमने? कंजम्पशन गुड में ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल देखा था, नॉन ड्यूरेबल देखा था, और क्या देखा था? और सर्विसेज देखा था, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि आईटी सर्विसेज, ठीक है। और हम लोगों ने कैपिटल में क्या देखा था? कैपिटल में ओला का एग्जाम्पल लिया था, ट्रैक्टर का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्राइवेट सेक्टर को देखा था, और टाइप्स ऑफ गुड हमने देख लिया। एक क्विक रिवीजन एक बार हमारा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? जीडीपी देखा था, इन्वेस्टमेंट देखा था। उसके पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट विच कंप्राइज ऑफ कैपिटल गुड्स, उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते थे हम लोग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने फिर उसके बाद क्या देखा? जीडीपी देखा। जीडीपी किसको बोलते थे? द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस प्रोड्यूस विदिन ए इकोनॉमिक टेरिटरी, विदिन जनरली इन 1 ईयर, उसी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते थे, बोलते थे हम लोग, ठीक है। जो भी फाइनल आउटपुट है, ठीक है, जो एंटरप्राइजेज अभी जिसमें जैसे कि एंटरप्राइजेज के सेंस में देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा था। अब जीडीपी में भी हम लोगों ने क्या देखा था? नॉमिनल जीडीपी देखा था, रियल जीडीपी देखा था। उसके बाद क्या देखा था? एनडीपी देखा। उसके बाद क्या देखा? एनएनपी देखा। और क्या देखा था? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट देखा, एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट। तो ये वीडियो देखने के पहले फर्स्ट वाले वीडियो को क्विक 1.5 या 1.7.5 पे रिवीज कर लोगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी देखा था हम लोगों ने, याद करो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, जो जो इंटरप्राइजेज जो इंटरप्राइजेज और इधर हाउस होल्ड है, तो यहाँ से ही जो भी फैक्टर जो था, फैक्टर ऑफ सर्विसेज देने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सर्विसेज में सॉरी, हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस और क्या, रेंट, सब इधर ही जा रहा था। उसके बाद ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा था, जिसको जिसको ये बेच रहा था और ये खरीद रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा था, दूसरे वाले चैट में, उस डायग्राम में देखा था कि ये 60-70 रुपये का ही खरीदता है, तो 30 रुपये क्या होता है? सेविंग होता है। फिर 30 रुपये कहाँ जाता है? बैंक के पास जाता है, और बैंक जो है फिर इसको लोन देती है, और वही इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना इकोनॉमी विल बी सस्टेनेबल, ठीक है। तो नाउ और हमने जीडीपी का टाइप देखा था, क्या देखा था? जीडीपी का टाइप देखा था प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में देखा था, फार्मर का एग्जांपल लेके देखा था। और क्या देखा था? और देखा था हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड देखा था। और क्या देखा था हम लोगों ने? और देखा था इनकम मेथड, इनकम मेथड। लेकिन जो एनएसओ जब जीडीपी कैलकुलेट करती है सॉरी, तो कौन कौन सा मेथड पे ज़्यादा करती है? वैल्यू, मतलब कौन कौन सा मेथड को प्रेफर करती है? तो वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो नाउ वी विल मूव टू टूडेज पार्ट ऑफ लेक्चर, ओके। इकोनॉमी का लेक्चर है, मैं इसको चले, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड, जो बोला जा रहा है पर्सनल इनकम को समझते हैं एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को समझता है, ठीक है। तो पर्सनल इनकम में देखो, पर्सनल इनकम किसको बोलते हैं? वैसा पार्ट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का जो कि हाउस होल्ड रिसीव्ड करता है, उसको पर्सनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो कैसा पार्ट? जिसको हाउस होल्ड रिसीव्ड करता है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि तब हमको क्या करना होगा? सब्सट्रैक्ट करना होगा वैसा आइटम को जो कि नहीं जाता है हाउस होल्ड को। जैसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी देखो, अब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, जैसे तुम्हारा सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ना कुछ बचता है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, मान लो कि विप्रो हो गया, तो भाई सब पैसा तो कुछ ना कुछ तो उसका सेविंग होता होगा। सेविंग जो भी प्रॉफिट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वेजेस, नेचुरल रिसोर्सेज पे जो भी रेंट है वो सब दे के उसको तो कुछ ना कुछ बचता होगा।
तो इसको जो है हम लोगों को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। किस में से माइनस करना पड़ेगा? जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है उस पर। हम लोग कल कल पढ़ा था नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिर उसके बाद और क्या करेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है जो कि अर्निंग ऑफ फर्म पे, अर्निंग जो होता है फर्म का उस पर लगता है। तो उसको जो वो भी एक्रू नहीं करता है, उस वो भी हाउस होल्ड के इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो उसको भी हम लोगों को घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड जो इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट इंटरप्राइजेज का आप शेयर लेके रखे हैं या कोई भी लोन है उस पर, अगर आप गवर्नमेंट आपसे कोई लोन लेके रखी है, गवर्नमेंट का आप कोई सिक्योरिटीज़ खरीद के रखे हैं, तो उसको भी घटाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि और कुछ जो मनी है जो आप बोरो करके रखे हैं, तो और उसमें उसमें उसका जो आपको है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। फिर हाउस होल्ड का जो रिसीव ट्रांसफ़र पेमेंट किसको बोलते हैं, जैसे गिफ्ट हो गया, ग्रांट्स हो गया, उसको ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं हम लोग। तो इसी को लेके कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आप पर्सनल इनकम पता ही है किसको बोल रहे हैं हम लोग। तो देखो पर्सनल इनकम का यहाँ पे जैसे देखो बताया ना अभी कि पर्सनल इनकम स्कॉलरशिप प्राइजेज, तो इसको ऐड करना है, ठीक है। जब भी पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस अभी बताया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसके बाद माइनस क्या करना है, कारपोरेट टैक्स को। उसके बाद नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय द हाउस होल्ड को माइनस माइनस करना है। अब नेट क्या बताया मैंने, अभी देखो अभी इसमें क्या बोला गया, हाउस होल्ड डू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द प्राइवेट इंटरप्राइजेज, रिसीव कर रहा है ना भाई पास्ट लोन और एडवांस पे, तो ये पॉजिटिव में होगा। और ये कुछ जो बोरो किया है, लोन लिया है, तो उसको घटाना पड़ेगा, तो वही मिला के तो नेट हो जाएगा, वही मिला के तो नेट हो जाएगा, वही नेट दिया हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो यही है, उसमें यही बोला गया। और इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि जैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नन टैक्स पेमेंट। नन टैक्स पेमेंट किसको बोलते हैं, वही फाइन, बाइक से जा रहे हैं आपको पुलिस वाले ने फाइन कर दिया, उसी को नन टैक्स पेमेंट बोलते हैं। चलो ये हो गया। अब नाउ वी विल मूव टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है, देखो मान लो कि पॉपुलेशन को पी मान लो और जीडीपी को वाई मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले समझने के लिए हम लोग बता रहे हैं पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी का साइज़ तो बड़ा है, कितना था जीडीपी का साइज़, कल हमने देखा था, नॉमिनल में बताओ क्या, मैं बता दे रहा हूँ 274 लाख करोड़, ठीक है, 274 लाख करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन अभी कितना है, अराउंड 1.5 करोड़। तो इससे जो डिवाइड करके जो आएगा वही होगा पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल लेके बताया हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री से 1% एंड जीडीपी इन कंट्री से ग्रोथ से 8%, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ 1% का है और जो है जीडीपी ग्रोथ रेट 8% का है। तो एक मान लो कि दोनों एक है, y इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू 1। चलो एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। तो देखो पॉपुलेशन जो ये जीडीपी जो है 8% ग्रोथ हो रहा है, तो ये हो गया 1.08। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो 1% से, तो ये क्या हो जाएगा 1.01। अब इसको जो क्रॉस करके आएगा वो आएगा 1.0669%। तो यही हो जाएगा ग्रोथ इन पर कैपिटा जीडीपी, यही यहाँ पे बताया जा रहा है, यही हो जाएगा पर कैपिटा ग्रोथ इन जीडीपी, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया गया है, जीडीपी लिया गया वाई, पॉपुलेशन पी और पर कैपिटा क्या हो गया वाई बाई पी, और यही कैलकुलेट करके अब 6.9% यही हो गया पर कैपिटा जीडीपी में ग्रोथ, ठीक है। नाउ मूव टू द नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसको समझ लोगे तो फिर नॉमिनल रियल में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो लाइन बाय लाइन समझाते हैं इसको। रियल जीडीपी ग्रोथ मेजर्स ग्रोथ इन क्वांटिटी ओनली, ओके। देखो इस बार तो ध्यान ले लो, क्वांटिटी ओनली, क्वांटिटी मीन्स क्या, 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो ऐसा करके, ठीक है। और नॉमिनल क्या मेजर करता है, नॉमिनल जीडीपी मेजर्स ग्रोथ इन वैल्यू। नॉमिनल में क्या होगा कि 10 किलो भी होगा, सपोज करो कि प्राइस अभी 10 रुपये पर केजी
गेहूँ है, ठीक है। और अगला साल जो है वो 11 रुपये हो जाता है, ठीक है। और प्रोडक्शन जो है बढ़ के ये 12 केजी हो जाता है, और ये जो है ये भी 12 रुपया हो जाता है इसका रेट। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले कितना आ रहा था 110, अब कितना हो गया 12 इंटू 12 144, मतलब देख रहे हो 34 का इंक्रीज। कब, जब नॉमिनल होगा तब। और रियल में क्या करेंगे, सॉरी रियल में जो है प्राइस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे कि उसमें हम लोग बेस ईयर लेते हैं। अब हमने क्या बताया, 10 बताया, ठीक है। और ये कितना था, 12 था। देखो मान लो कि 2011-12 में 10 रुपया प्राइस था, और क्वांटिटी कितना था 12। और मान लो कि 2012-13 में ये क्वांटिटी बढ़ के हो गया 12, लेकिन हम लोग प्राइस क्या लेंगे, प्राइस 10 ही लेंगे। चलो देखते हैं कैसे कैसे समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखो देखो 2011-12, 2012-13, 13-14-15, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि वीट जो है वो 10 रुपये के जी है, और 10 रुपये पर के जी है, और 10 के जी क्वान्टिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पहले हम लोग नॉमिनल को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो बढ़ जा रहा है वेट, ठीक है, और रेट भी बढ़ जा रहा है 10.5 रुपये में। ध्यान से सुनना एकदम। यहाँ पे देखो 12 के जी हो जा रहा है, और रेट भी बढ़ रहा है, 10.5 से 11 हो गया, 11 रुपये पर के जी हो गया। यहाँ पे देखो 12.5 के जी, क्वान्टिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड द रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, रेट ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये हमने देख लिया। और उसी जैसे कि वीट में हो रहा था वैसे ही राइस में हो रहा है। राइस में क्या हो रहा है, पहले 8 रुपये था फर्स्ट 2011-12 में, और 12 रुपये पर के जी था, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या था, 9 के जी, यहाँ पे वेट बढ़ रहा है, और क्वांटिटी बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। फिर क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। अब वीट और राइस को दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, जैसे इंटू करो, 10 इंटू 10 करो, और प्लस 8 इंटू 12 करो, इज इक्वल टू 196 हो गया, 11 के जी। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 196 आ जा रहा है, यहाँ पे 228 आ जा रहा है, यहाँ पे 262 आ जा रहा है, यहाँ पे 291.75 आ रहा है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने यही देखा कि हम प्राइस और ये दोनों वेट, क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों मेजर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो रियल जीडीपी में हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल जीडीपी में हम लोग प्राइस को रख लेंगे कांस्टेंट, ठीक है। प्राइस को रख लेंगे कांस्टेंट, और सिर्फ क्या बढ़ाएंगे, क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। देखो प्राइस कांस्टेंट है, देखना 10 रुपये प्राइस कांस्टेंट है 10 रुपये प्राइस कांस्टेंट है 10 रुपये प्राइस कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो 12 रुपये प्राइस कांस्टेंट है, ये देखो यार, है। यहाँ पे बढ़ा रहे थे ना 9 इंटू 12.5, नहीं यहाँ पे 9 इंटू 12 ही है। यहाँ पे बढ़ा रहे थे ना 10 इंटू 12, नहीं 10 इंटू 13, नहीं 10, लेकिन 12 कांस्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ भी कांस्टेंट है। अरे 12 रुपया करके राइस था 2011-12 में, 12 रुपया करके राइस था। अब देखो राइस वाले सेक्शन में ना खाली 12 से ही गुना कर रहे हैं, प्राइस से ही गुना कर रहे हैं। यहाँ पे देखो वीट वाले सेक्शन में 10 रुपये पर के जी था, मतलब सॉरी हाँ 10 रुपये, यहाँ पे है 10 रुपये पर के जी, 10 रुपये पर के जी था। अब यहाँ देखो हर जगह 10 रुपये पर के जी है, खाली क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है ना, क्वांटिटी चेंज होते हुए दिखेगा तुमको। क्वांटिटी देखो 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 12.5 हुआ, यहाँ पे भी 12.5, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 10। तो क्वांटिटी चेंज हो रहा है। रियल जीडीपी में ओनली क्वांटिटी विल चेंज, ओके, नथिंग एल्स। ओके नाउ अब देखो 2015 से ना जो भी एनएसओ है वो बेस ईयर को चेंज कर दिया, ठीक है। बेस ईयर का मतलब पता है ना, रेफरेंस पॉइंट से, मतलब जैसे कि 10 रुपया ले रहे थे ना, तो 10 रुपया अगर दाम था 10 रुपये पर किलो वीट का 2011-12 में, तो हम लोग उसी का रेफरेंस लेके कैलकुलेट करेंगे रियल जीडीपी, ओके। लेकिन नॉमिनल में क्या करते हैं, मान लो 10 से भी 15 रुपये किलो हो गया, 15 रुपये के जी हो गया, तो 15 रुपये के जी करके लेंगे नॉमिनल में, ठीक है। नॉमिनल में इन्फ्लेशन आ जाता है, यही समझो। कल हमने समझाया था कि नॉमिनल इज इक्वल टू क्या होता है, तो नॉमिनल इज इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन क्या है, यही तो पैसा, इसका 10 रुपया था 2011-12 में, आज 15 रुपया हो गया भाई। तो बताओ कहीं कोई दिक्कत है, नहीं। अब 2011-12 ही क्यों लिए यार, 2011-12, 2012-13 क्यों नहीं लिए, 2013-14 क्यों नहीं लिए, 2014-15 ले लेते, मोदी जी आ गए थे तो ठीक है। तो 2014-15 क्यों नहीं लिए, क्योंकि
2011-12 was a La Nina year, ठीक है, 2011-12 was a La Nina year, और उसके बाद 12-13, 13-14 was a टू सक्सेसिव ड्राउट ईयर, ओके। तो प्राइस थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने के बाद भी जो NDA 2.0 UPA 2.0 है, वो उसको हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो लानिना है, अल्निनो है, ठीक है, ओके। तो ये हमने देख लिया कि जनवरी 2015 से एनोसो ने 2011, अब देखो बिफोर 2015 2015 NSO was not using market price to calculate 2000 मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट पे कर रहा था। फैक्टर कॉस्ट कल हमने समझाया था ना, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। देखो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कल हमने देखा था, इसको अच्छे से देखा था। तो आज देखो, एज पर IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एक चीज़ सीखने को मिला कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन GDP मार्केट प्राइस करता है, जो आउटलुक है। तो इसी के चलते हम लोग भी उसको ले आए हैं, मतलब मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अब देखो, यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है, जो कैलकुलेट करके यहाँ पे आ रहा था ना 196, देखो 196 टू, ये ऊपर वाला में आ रहा होगा 228, ये नॉमिनल वाला लिखा हुआ, ठीक है। 262 दिख रहा है ना, 291.75 यही होगा, छोटा करता हूँ यार, ठीक है। तो ये देखो, अब रियल वाला भी यहाँ पे देखा गया, यही देखा जा रहा है इसमें, और कुछ नहीं, ग्रोथ देखा जा रहा है कि क्या ग्रोथ है, ठीक है। देखो 16.3% का ग्रोथ, 14.9% का ग्रोथ, 11.4% का ग्रोथ, या देखो 11.2% का ग्रोथ, 10.1% का ग्रोथ, 4.6% का ग्रोथ, ठीक है। यही चीज़ दिखाया जा रहा है। देखो, तो क्या हो रहा है कि ग्रोथ जो है, देखो ग्रोथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ इज डिक्रीजिंग, सॉरी, ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ग्रोथ रेट है ना 11.2% से 10.1% हो गया, उससे 4.6 हो गया। लेकिन GDP देखो यार बढ़ रहा है। GDP कैसे बढ़ रहा है, यही देखने ध्यान देने वाला बात है। 196, 218, 240, 251 बढ़ रहा है ना जी। तो यही चीज़ है, वाइल ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग बट GDP इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यही देखने के लिए हम लोगों को मिला। और देखो, यही चीज़ यहाँ पे कल हमने इसको देखा था कि 2011-12 के जब भी हम लोग देखो, जब भी ग्रोथ रेट का बात करते हैं ना, तो रियल GDP ग्रोथ होता है। लेकिन जनरली जब बोलते हैं कि हमारा GDP इतना है, तो नॉमिनल GDP को बोलते हैं, ठीक है। हमने वो देखा था कि कैसे जो है GDP 295 लाख करोड़, और उसके पहले 270 लाख करोड़ था, और 9.6% का ग्रोथ से, यानी कि नॉमिनल GDP ग्रोथ से कंट्री ग्रो कर रही थी। और ये 291 लाख करोड़ क्या है, GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब बताओ, GDP प्लस नेट फैक्टर, रिवाइज भी करवाते जा रहा हूँ, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, मतलब जो हमारे एब्रोड से जो अर्निंग हो रहा है, वो सिटीजन के, रेसिडेंट के द्वारा, कंट्री रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, सॉरी सिटीजन नहीं, रेसिडेंट के द्वारा, और जो यहाँ से दूसरे कंट्री की तरफ फ्लो कर रहा है, उसी को दूसरे कंट्री के यहाँ जो ये अर्निंग जा रहा है यहाँ से, ठीक है, उसी को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था कि रियल GDP हमारा कितना है, 174 लाख करोड़, ठीक है। और ये 8.2% के से ग्रो किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल का GDP ग्रोथ क्या एस्टिमेटेड है, ये आप हम लोग को बताओगे। तो 8% है इस साल का, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी कैपिटल आउटपुट रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए ना, तो कोई भी चीज़, मान लो तुम्हारे पास ज़मीन है, अपने घर को ही सोच लो आप कि आपके घर में ज़मीन है। तो मान लो कि आपके पास 1 एकड़ का लैंड है, ठीक है, और उससे आप 2 टन प्रोड्यूस करते हो, ये एग्जाम्पल में बताया गया है। तो कितना हो गया प्रोडक्टिविटी, लैंड का प्रोडक्टिविटी। ध्यान देने वाली बात यह है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विल बी 2 टन पर एकड़। उसके बाद
प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगा, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया ना, मान लो 2 टन इस जो एग्जांपल में दे के रखा है और 5 लेबर है, तो 0.4 टन पर लेबर हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, ये हो जाएगा ना 0.4 टन। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा लेबर जो जोड़ने से ना वन एक्स्ट्रा लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किसको बोलते हैं, कि चेंजिंग मतलब वन एक्स्ट्रा लेबर कितना आउटपुट में चेंजेस करेगा। तो सपोज करो कि एक लेबर एक्स्ट्रा ऐड किए और वो जो है 0.2 टन जो है वो प्रोड्यूस किया, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसी को बोलते हैं। मतलब समथिंग तुम ऐड कर रहे हो एक एक्स्ट्रा चीज़ और उसको उसमें उससे जो आउटपुट में जो चेंजेज आ रहा है, आउटपुट में जो चेंजेज आ रहा है उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में किसके कंटेक्स्ट में देखा, लेबर के कंटेक्स्ट में देखा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल, प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल आउटपुट बाय कैपिटल। ठीक है, मान लो कि तुम 5 रुपये लगाया कैपिटल भाई और तुमको मिल रहा है कितना, 10 रुपया, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पर रुपीज़, राइट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो और हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो क्या होता है ना, हाइयर इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। प्रोडक्टिविटी, जितना प्रोडक्टिव कैपिटल होगा उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, समझा। और जो है जो इनवर्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब इसमें क्या देखते, पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट, हाउ मच हाउ मच हाउ मेजर द हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसमें यही देखेंगे। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब यही होता है कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, सॉरी। तो इसमें इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल को मेजर किया जाता है। अब सपोज करो, ठीक है, कल भी हमने कैपिटल आउटपुट रेशियो बताया था कि मान लो कि हम एक यूनिट का 4 यूनिट का कैपिटल लगा के 1 यूनिट हमको आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, अब 5 यूनिट का कैपिटल लगा के 1 यूनिट का आउटपुट मिल रहा है, तो कौन सा वाला अच्छा होगा, ये वाला अच्छा होगा, ये वाला अच्छा होगा कि ये वाला अच्छा होगा। भाई 4 रुपया लगा के मिल रहा है वो अच्छा होगा ना 1 रुपया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हायर द कैपिटल आउटपुट रेशियो विल बी हायर द कैपिटल आउटपुट रेशियो विल नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होना चाहिए, यही यहाँ पे बताया गया होगा। हाउ मच एवरेज कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट 1 रुपी ऑफ आउटपुट बाय जीडीपी। ठीक है, अब अब उसके बाद यही बताया गया होगा, देखो हाँ यही है ना, प्रोड्यूस द आउटपुट 4 यूनिट कैपिटल जो है, तो हाँ यही। तो जितना कम होगा वही अच्छा है, जितना मतलब मान लो कि 3 रुपया 2 रुपया में हमको 1 यूनिट मिल जा रहा है, 1 यूनिट ऑफ 2 रुपया में 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मिल जा रहा है, तो ये बेटर है ना, 2 में 1 बेटर है ना, तो 5 में 1 बेटर है। अगर तुमको 5 में 1 बेटर लग रहा है तो फिर अच्छा है भाई, तुम क्या ही कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसी में क्या है, जैसे कि हम लोगों ने लेबर वाले में देखा था, उसी तरह सेम सेम यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, देखो यही चीज़ समझाया गया है कि will be required to increase the output by 1 more unit. This is because whenever the new government comes, it tries to attract new investment, and hence it is more interested in knowing that if it has increased the GDP by 1 additional unit, then how much additional capital will be required. ठीक है, 1 यूनिट चाहिए तो कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, आईकोर किसको बोलते हैं, चेंज इन कैपिटल एंड चेंज इन आउटपुट। अब कैपिटल में चेंज कैसे होगा, कैपिटल हम लोगों ने देखा था ना कल आउटपुट, तो आउटपुट हम लोगों ने क्या देखा था, जीडीपी था ना, दैट पार्ट ऑफ आउटपुट, मतलब दैट पार्ट ऑफ जीडीपी होगा कैपिटल, जो कि कैपिटल के नेचर में हो, इन्वेस्टमेंट तो उसी को बोलेंगे ना। हाँ, तो देखो चेंज इन कैपिटल बाय जीडीपी, और यहाँ पे चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन आउटपुट बाय जीडीपी, इसी को इन्वेस्टमेंट सॉरी यार, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी एंड परसेंटेज इन जीडीपी। ठीक है, इनको डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा
एडिशनल कैपिटल, न्यू या एडिशनल कैपिटल जो कि इन ए कंट्री टू प्रोड्यूस आउटपुट, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। कैच ऑल एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द मल्टीपल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स सच एज गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ लेबर, विच अगेन डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी चीज़ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, जब फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है ना वो फुल्ली एम्प्लॉयड हो, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो है किसी कंट्री में वो फुल्ली एम्प्लॉयड हो, उसी को पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं। पोटेंशियल जीडीपी इज द रियल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन ए कंट्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड, ठीक है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे पोटेंशियल, अब आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द किस्त पे, लैंड लेबर कैपिटल पे, जितना एफिशिएंट होगा ये उतना ही अच्छा होगा जीडीपी, उतना ही आउटपुट अच्छा प्रोड्यूस होगा, ओके। अब हम लोग ये देखते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये है, देखो ये इकोनॉमी रिसेशन किसको बोलता है, देखो टेक्निकली रिसेशन उसको बोलते हैं ना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। अब एक साल में कितना क्वार्टर होता है ये सोच लो, तो एक साल में 4 क्वार्टर हुआ, तो 2 मतलब 6 महीना, ठीक है। 3 + 3 6 मंथ्स तक के अगर जो है ग्रोथ रेट जो है वो निगेटिव हो, ठीक है, निगेटिव हो ग्रोथ रेट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसेशन बोलेंगे। और स्लो डाउन किसको बोलेंगे, स्लो डाउन जब जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन में ना जो जो जनरल ग्रोथ में जो है डिक्लाइन हो, मतलब ग्रोथ में जब डिक्लाइन हो, जैसे कि पहले ग्रोथ था 5%, अभी हो गया 4%, फिर हो गया 3%, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेकिन ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2 सक्सेसिव क्वार्टर तक के जो है वो निगेटिव रहे, माइनस में 3.4 3.3 कुछ भी रहे, 1 -1 भी रहे तो चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि उसी को स्लो डाउन बोलता है। अब पोटेंशियल जीडीपी का एक बार ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। देखो ये रियल जीडीपी है, 2010 का दिखाया गया है, यहाँ पे ट्रेंड दिखाया जा रहा है। देखो ये पोटेंशियल जीडीपी होगा, सीधा वाला जो लाइन, और ये वाला रियल है, अप एंड डाउन, प्रो साइक्लिक, काउंटर साइक्लिक, ऐसा वाला, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पोटेंशियल जीडीपी यही है, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। फिर कुछ नहीं दिखाया गया है, देखो रियल जीडीपी का ग्रोथ दिखाया गया है कि देखो रियल जीडीपी ग्रोथ तो कर रहा है। देखो जब भी ध्यान में रखना ये चीज़, जब भी ग्रोथ का बात किया जाए तो रियल जीडीपी ही होता है। जनरली एग्जाम में भी तुमसे वही पूछा जाएगा, नॉमिनल नहीं पूछा, नॉमिनल तो बहुत होता है, ठीक। तो ये देखो 100 से 100 हुआ, 8 हुआ, 8 से 3.7, 2.7, तो इसी को समझाया जा रहा है कि देखो ये स्लो डाउन है और कुछ नहीं है, सिर्फ डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ जीडीपी है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ फैक्ट्स है, इसको एक बार देख लेते हैं। क्या है फैक्ट्स में भैया, फैक्ट्स है कि इंडिया हैज़ फेस्ड 5 टाइम ड्राउट्स, जैसे 1957-58 में मतलब रिसेशन जो है 5 टाइम्स फेस किया है। एक बार कब किया, फिर एक 65-66 में, तो इसमें वॉर होगा, इंडो चाइना वॉर। एक 1972-3 में किया, इसमें क्या हो गया था, तो ड्राउट एंड ऑयल क्राइसिस आ गया था। इसमें 1979 और 80 में 5.2% ये भी ड्राउट, और कोविड 19 पैंडेमिक तो तुमको अच्छे से पता ही है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने देख लिया, और ये दूसरा डबल स्कैन। हाँ, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज, यही समझने वाला टॉपिक है इसमें, और इससे क्वेश्चन में भी एग्जाम में आस्क किया जाए। हम लोग देखते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट ना, देखो जो डोमेस्टिक करेंसी है ना, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को अब्रोड की करेंसी में एक्सप्रेस करने को ही क्या बोलते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि $1 का वैल्यू कितना है 80, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल एक्सचेंज, नॉमिनल को नेम से ऐसे करके याद रखो, $1 = 80, 90 हो जाएगा, तो वही नॉमिनल एक्सचेंज रेट वही होता है। देखो प्राइस ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, सिंपल सा डिफिनेशन यही बोला जा रहा है कि प्राइस कीमत कितना है तुम्हारा पैसा का,
ठीक है। अभी हम लोग औकात भी देखेंगे रुपये का, ठीक है। अभी तो कीमत ही देख रहे हैं। $1 इज इक्वल टू 80, ओके। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि देखो $1 इज इक्वल टू 80 है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ओके। अब हम लोग $1 और रुपीज़ को नीचे कर लेते हैं, इसको काटो काटो पीटो, तो कितना हो जाएगा 880 0.0 और 12 96, ठीक, 4 8 5 40, 0.125 आ रहा है। यस, यही यहाँ पे तुमको लिखा हुआ मिलेगा, देखो 0.125। अब 0.125 क्या मिला था, 0.125 $1। तो ध्यान से समझना, यही समझने वाला बात है, यहीं पे गड़बड़ करोगे तो समझ रहे हो कि लिखा ही हुआ तो हम क्यों लिख रहे हैं। तो ऐसा कोई हमको शौक नहीं है भाई। तो ये देखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.125, ठीक है, 0.0125, सॉरी 0 पॉइंट, कैसे लिखे यार, 0. ओके 0125। यहाँ पे क्या है, डॉलर, डॉलर डॉलर पर रुपी, मतलब तुम्हारा रुपया का यही कीमत है, कितना, $0.0125। इसको रट लो, दिमाग में बैठा लो, जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे अभी तो 82 के समथिंग चल रहा है यार, ठीक है। तो इसी को नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं, समथिंग और कुछ नहीं बोलता, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू अनदर पार्ट। कुछ नहीं और कुछ नहीं लिखा हुआ, परचेजिंग पावर पैरिटी, यही है तुम्हारा रुपया का औकात कितना है, यही बताता है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP इसको बोलते हैं। अब देखो PPP में क्या होता है ना, जैसे कि सर ने बर्गर का एग्जांपल लिया है, तो चलो बर्गर के एग्जांपल से ही समझा देता हूँ तुमको। मान लो मान लो कि तुम्हारे यहाँ जो बर्गर है, तुम्हारे यहाँ बर्गर है, जो US के पास जो बर्गर मिल रहा है वो $1 में मिल रहा है। हमारे यहाँ बर्गर जो है वो कितना मिल रहा है, 40 रुपये में मिल रहा है। तो जो रुपये का जो औकात होगा ना, जो वो ये है, रियल औकात ये है कि 40 रुपया में हम लोग US में कितना बर्गर खरीदेंगे, 2 बर्गर खरीदेंगे, ठीक है। 40 रुपये में 2 बर्गर खरीदेंगे, सॉरी $1 एक, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, $1 में इंडिया में कितना बर्गर खरीदेंगे, $1 में इंडिया में 2 बर्गर होगा, क्योंकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है, नॉमिनल तो हमारा 80 रुपीज़ का था, जो एक्सचेंज रेट है 80 रुपीज़ है, ठीक है। और यह इंडिया में बर्गर का प्राइस 40 रुपया, और US में बर्गर का प्राइस इज $1, ठीक है। लेकिन अगर हम 40 रुपया का जो औकात बताएंगे वो $1 के बराबर है, मतलब कि 40 रुपया में हम $1 एक बर्गर खरीद पा रहे हैं, मतलब $1 का वैल्यू इज 40 रुपये, ठीक है। मतलब रुपीज़ का औकात इन द टर्म्स ऑफ US या अब्रॉड करेंसी, ठीक है, अब्रॉड करेंसी, यही यहाँ पे बताया जा रहा है और कुछ नहीं बताया जा रहा है। और इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, देखो इसमें क्या किया, PPP एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू, कैसे इन्होंने समझाया है कि देखो PPP एक्सचेंज रेट इक्वल टू $1 इक्वल टू 50। अभी हमने समझाया बर्गर के सेंस में कि जैसे कि 40 रुपये में यहाँ बर्गर मिल रहा था बाबू, और US में $1 में मिल रहा था, तो भाई $1 इक्वल टू 40 रुपया हुआ ना। वो तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बनाया गया कि $1 इक्वल टू 80 है, लेकिन बर्गर के सेंस में, कुछ सामान खरीदने के सेंस में, कुछ कॉमोडिटी खरीदने के सेंस में, दैट विल बी कितना, $1 इक्वल टू 40। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जैसे नॉमिनल में किए थे, तो 1/40 इज इक्वल टू 0.025 रुपीज़। तो हमारा मतलब बढ़ गया ना, देखो 0.125 से कहाँ आ गया 0.25 PPP में। अब आप लोग हमको सर्च करके बताओगे कि इंडिया का रैंक PPP एक्सचेंज रेट में ग्लोबल इकोनॉमी में कितना नंबर पे है, ठीक है। कुछ तुम भी करो यार, सब कुछ हम ही करो। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, PPP एक्सचेंज रेट में कॉमोडिटी, बास्केट ऑफ कॉमोडिटी लेते हैं, जैसे कि कपड़ा, तेल, साबुन, अंडा, मुर्गी, ये सब ले लिए दोनों कंट्री का, और दोनों को कंपेयर करते हैं। सोचो तुमको अगर US जाना होगा, तो तुम मतलब UK जाना होगा तुमको, तो कोई तो किसी से बात करोगे कि भाई कैसे मिलता है वहाँ पे तेल, कैसे मिलता है वहाँ पे कपड़ा, कैसे मिलता है वहाँ पे घर,
कितना बजट, कितना पैसा लेके जाए, तो वही है पीपीपी। ठीक है, ठीक है। तो जो नॉमिनल है नाम के लिए है, बताया ना। और पीपीपी नॉमिनल कितना था, $8 पीपीपी कितना आ गया, $1 कम गया ना भाई। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे रियल एक्सचेंज रेट को। ठीक, अब रियल एक्सचेंज रेट देखने से पहले ठीक है, बाकी ये सब कुछ उतना काम का चीज़ नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ समझाया गया है, ये पढ़ लो। इफ़ द इन्फ्लेशन इज डिफरेंट इन बोथ द कंट्री देन पीपीपी एक्सचेंज रेट विल चेंज विद द टाइम। अगर इन्फ्लेशन डिफरेंट बोथ, बट इफ बोथ द कंट्री हैज सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन और जीरो इन्फ्लेशन देन पीपीपी भी ऑल्सो कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब रियल एक्सचेंज रेट को देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जो समझाया गया उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे समझाया गया है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इक्वल टू 1 और $80 दिया हुआ है, 0.125 रुपीज़ पर डॉलर हम लोग देखें ही, डॉलर पर रुपीज़। ठीक है, एक बर्गर देखे 40, ये यहाँ से यहाँ मतलब इंडिया से यहाँ जा रहा है। ठीक है, यूएस। अब हम लोग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को देखेंगे। देखो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है ना, तो यहाँ पे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को समझाया गया बिकॉज रियल इंटरेस्ट रेट से ये बहुत रिलेटेड है, इसलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ रियल एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो सपोज करो कि देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहले टर्म को देखो, प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया, उसको डोमेस्टिक प्राइस बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्राइस ऑफ बर्गर इन यूएस, इसको क्या बोलेंगे, एबोव प्राइस बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इसको तो NER बोलेंगे, और कुछ नहीं समझने वाला नहीं है। देखो यार, इसमें ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया दिखाया गया है, मतलब कितना कॉम्पिटिटिव है ट्रेड। तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या, कि यूएस हमको एक्सपोर्ट कर रहा है, यही बात ना। ठीक है, देख लेते हैं। तो मान लो कि प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया बढ़ेगा, प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया अगर बढ़ेगा, ठीक है, मान लो 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, तो क्या होगा, यूएस का ट्रेड, यही तो होता है प्रोपोर्शन का मतलब कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस यूएस का बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि यूएस में सस्ता है यार, यूएस में सस्ता है तो हमको एक्सपोर्ट करेगा यार, यही है ना ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, और कुछ नहीं है। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, कि दूसरा बोल रहा है कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ बर्गर इन यूएस, यानी कि एब्रॉड प्राइस। ठीक है, मतलब मान लो कि यूएस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, यूएस में बर्गर का प्राइस $5 हो गया, मतलब ₹400 हो गया, तो भाई क्या हो जाएगा, मान लो कि ये बढ़ेगा तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घटेगा ना जी, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घटेगा ना यूएस का। अगर $5 हो गया, पहले मिल रहा था $1 में, अब मिलने लगा $5 में, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिव उसका घटेगा, हम लोग उल्टा इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो वही दिखाया जा रहा है। और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के क्या होगा, NER के जैसे जैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस भी यूएस का बढ़ेगा। अब बताओ कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, अभी बताया हम तुम लोग को, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे बढ़ेगा यार, जब मान लो कि $1 में ₹80 मिल रहा था, तब कितना आ रहा था हमारा, 0.125 आ रहा था। ठीक है, अब मान लो कि 100, मान लो कि ये 50 हो गया। ठीक है, मान लो ये 50 हो गया, 50 हो गया ना भाई, 50 हो गया तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू, अब 0.125 था यहाँ, और 0.015 था, 0.25 हो गया। ठीक है, तो 1/50 हुआ, तो क्या समझाए थे तुमको, यही समझाया था ना, 1/50 हो गया तो यानी कि रुपये अप्रिसिएट कर रहा है। तो जैसे ही रुपये अप्रिसिएट करेगा तो क्या करने लगेगा, यूएस वाला हमको बर्गर देने लगेगा। ठीक है, यूएस वाला हमको सामान बेचने लगेगा। और रुपी जब डिप्रिसिएट करता है, रुपी डिप्रिसिएट कब करेगा, जब मान लो कि 80 से $100 पे चला गया, तो अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट घट गया ना जी। अरे जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे NER घटेगा। ठीक है, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर घटेगा वैसे वैसे NER बढ़ेगा। नहीं समझ में आया, कैसे समझा दे। देखो बोल रहा है कि यूएस का जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स कितना सामान यूएस इधर उधर एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को ही एक्सपोर्ट कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। तो मान लो कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट अभी
बढ़ रहा है, ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, यानी कि इंडिया का रुपी डिप्रिसिएट, मतलब 1/50 वाला जो समझाया तुमको, 1/50 इज इक्वल टू 0.02, और 1/80 कितना आ रहा था, 1/80 बताओ बताओ, 1/80 कितना आ रहा था, 0.125, तो 0.125 बड़ा है कि 0.2 बड़ा है यार, ये 0.02 बड़ा है यार, ये हमको पता लगता है, 0.02 बड़ा है ना, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो यूएस का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। अब देखो एक चीज़ को रट लो कि रुपया करेगा डिप्रिसिएट, रुपया करेगा डिप्रिसिएट, देखो समझ तो गए ही होगे, इतना अच्छा समझाया हमने, रुपया करेगा डिप्रिसिएट मतलब रुपया मान लो 100 पे पहुंच गया, 150 पहुंच गया, उतना इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, बहुत एक्सपोर्ट फ्लरिश करेगा यार, मतलब कि यूएस वाला $1 लेके आएगा और उसको 150 रुपया मिल गया यार, कितना सारा सामान, टी शर्ट टू शर्ट इतना दिल्ली उल्ली में सस्ता मिलता, और अच्छा अच्छा क्वालिटी का, मतलब अगर क्वालिटी दोनों का सेम हो तब, एक चीज़ ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कुछ भी खरीद लेगा, ऐसी थोड़ी है, मतलब जो रास्ता में सब लगाता है, मार्केट लगता है, वो सब थोड़ी खरीद लेगा यूएस वाला, तो क्वालिटी शुड बी सेम। अब इसी को दिखाया गया है यार, कुछ नहीं, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अब इसमें क्या बताया गया कि डोमेस्टिक प्राइस, अभी तो बताया थे डोमेस्टिक प्राइस किसको, प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया, और यूएस वाला को अब्रोड प्राइस बताएगा। तो देखो कुछ नहीं, ये प्रोपोर्शनल वाला को यहाँ पे चेंज करके लिख दिया गया है, तो डोमेस्टिक प्राइस, देखो भाई कुछ नहीं किया गया, प्रोपोर्शन को डोमेस्टिक प्राइस, नॉमिनल एक्सचेंज रेट था ही, और इसको इन्वर्स में था अब्रॉड प्राइस, ये कर दोगे तो आ जाएगा NER/PPP, और इसको जब डॉलर, वही बर्गर वाला 40 वाला एग्जाम्पल, और 0.125 ये क्या नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ध्यान रखना 0.125 नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और ये $1 क्या अब्रॉड प्राइस, ठीक है, ये अब्रॉड प्राइस, अरे भाई देखो ये अब्रॉड प्राइस है ना, देखो अब्रॉड प्राइस, हाँ, तो यही अब क्या आ जाएगा 1/2, अब 1/2 का मतलब क्या हुआ, अगर रियल एक्सचेंज रेट, यही हो गया रियल एक्सचेंज रेट और कुछ नहीं है, समझ गया ना, इसको बोलते हैं रियल, RER, इसी को बोलते हैं री तो इफेक्टिव है, इफेक्टिव में वेटेड हो जाता, ठीक है, वेटेड एवरेज लेते हैं उसमें, ठीक है, तो ये हो गया रीर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस यूएस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इज लेस देन 1, यानी कि यूएस का जो प्रोडक्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है, और यही अगर मतलब एक के करीब में होता तो क्या होता, दोनों बराबर हो जाता, मतलब कुछ नहीं होगा, ट्रेड होगा ही नहीं, ठीक है, या तो कम रहो या तो ज़्यादा रहो, तो इफ़ द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया इज टू ग्रेटर देन, मतलब 1, ठीक है, यानी कि 2 हो, तो दिस मीन्स यूएस प्रोडक्ट्स आर ट्वाइस कॉम्पिटिटिव एज कंपेयर टू इंडिया, विच मीन्स एनी अमाउंट ऑफ मनी, if we are able to purchase certain items from India, then in same money we will able to purchase twice number of items in US, ठीक है, मतलब यूएस बहुत एक्सपोर्ट सस्ता हो गया सामान वहाँ पे, अगर एक से ज़्यादा बड़ा हो गया तो, ठीक है, क्या रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है, हाफ में हाफ में लेस कम्पिटिटिव था, देखो बताया था ना, हाफ में लेस कम्पिटिटिव था, नहीं हो रहा था इम्पोर्ट उम्पोर्ट कुछ, ठीक है, तो देख लेना यार, ना अच्छा से समझा दिए हैं, नहीं तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो हाफ होगा ना, तो बताया ना कि यूएस का प्रोडक्ट लेस ये कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है, अगर एक हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, बोथ देखो ये यार, एक का मतलब बोथ बोथ हर कंट्रीज आर इज इक्वली कॉम्पिटिटिव इन, इक्वली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, यही परचेजिंग पावर पैरिटी पे आ गया, इसी का मतलब यही होगा और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, फिर लास्ट बार देख लेते हैं इसको एक बार, सो व्हेन ए करेंसी अप्रिशिएट आइदर इन रियल और नॉमिनल टर्म देन इट मीन्स कि द ट्रेड इज बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, अभी बताया था ट्रेड अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, मतलब देखो करेंसी डिप्रिसिएट करेगा तो ट्रेड ज़्यादा फ्लरिश करेगा, करेंसी अप्रिसिएट करेगा तो ट्रेड जो है लेस फ्लरिश होगा। अब इसमें कुछ वैसा कुछ है नहीं यार, वेटेड एवरेज लिया गया है, BPSC हमको नहीं लगता, देखो रियल इफेक्टिव कुछ नहीं बोलता है, इसमें वेटेड एवरेज लिया जाता है, उसी को रियल इफेक्टिव बोलते हैं, नीर भी वही है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो यार उतना तो हम अगर बता तो सकते हैं तुमको, लेकिन समय का कमी है, देखो यार एक ग्राफ दिया गया है, तो रीर और नीर का ग्राफ है, इसको एक बार देख लेने का, जो कि कभी बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो बोल दिया कि रियल एक्सचेंज रेट और नीर 36 करेंसी, देखो ये इंपॉर्टेंट 36 करेंसी और 36 करेंसी RBI इसको
रिलीज की है, मूवमेंट ऑफ इंडेक्सेस 2017। और ये देखो इंडेक्सेस जो लिया जाता है ना, वो 100 लिया जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 100 रुपया 150 रुपया और डॉलर में ऐसे एक्सचेंज कर दे। इंडेक्सेस 100 के एक ले लिया और उसी को बेस बना लिया, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तुम 1000 भी ले लो इंडेक्सेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके तला नीर और नीर हम लोग का ख़त्म हुआ। जीडीपी, वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। अब इसमें यही बोल रहा है कि जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, जीडीपी मतलब या तो जीडीपी को गलत ही बोल दो कि पर कैपिटा जीडीपी पूरा एकदम इनइक्वलिटी बढ़ रहा है, सिविल लिबर्टीज़ घट रहा है, वर्सिंग जेंडर इक्वलिटी हो रहा है, तो क्या फॉल्टिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड ऑफ सर्विसेज मतलब इम्प्लाई करता है फॉल्टी मेजर ऑफ जीडीपी, फॉल्टी मेजर ऑफ जीडीपी हो जाएगा ये सब चीज़ है। तो आंसर इसका यह नहीं भाई, ये सब चीज़ के लिए जीडीपी को नहीं लाया गया था। हमने पढ़ा था कि ये किससे रिलेटेड है, कि फाइनल आउटपुट से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब जो है एक बार तुम इसको पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हमको वैसा लगता नहीं है। इकोनॉमी डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। ग्रीन जीडीपी क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल बीपीएससी वाला क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था, ह्यूमन कैपिटल जैसे स्किल स्किल बढ़ाओ, एजुकेट करो, ठीक है, यही सब। और जो भी ह्यूमन कैपिटल में और क्या आ जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, और क्या आ जाएगा मीन्स टू एन एंड, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन, हेल्थ, मीन्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, मीन्स टू इंक्रीज अबाउट लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल ट्रीटेड ह्यूमन बीइंग एज मीन्स टू एन एंड, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल तो बहुत बड़ा चीज़ है सॉरी। हाइयर इनकम होगा तो क्या बनेगा, बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाइयर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ग्रोथ ऑफ इनकम, इससे ये भी होगा। तो तुम स्वस्थ रहोगे, तुम एजुकेटेड रहोगे, तो भाई बढ़ेगा ही, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा ही, ग्रोथ ऑफ इनकम होगा ही। ग्रीन जीडीपी वही है कि इकोसिस्टम सोर्सेज जैसे मिनरल डिपॉजिट्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिशरीज हो गया, जो भी मतलब जो भी क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ है जिससे इम्पैक्ट हो रहा है, तो द ग्रीन जीडीपी इज मेजरमेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ विद द एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज दैट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर इन ग्रीन जीडीपी अकाउंट्स फॉर द मोनेटाइज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जितना भी लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी, कॉस्ट काउज बाई क्लाइमेट चेंज। देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होता है ना, और जितना भी क्लाइमेट चेंज जीडीपी से, जैसे तुम फॉसिल फ्यूल जला रहे हो, उससे बहुत सारा लॉस हो रहा है, उससे क्या हो जा रहा है, उससे मान लो कि मतलब जो कार्बोनिक एसिड ओशियन में फैल जा रहा है, जिससे मरीन मैमल्स वगैरह डेथ वगैरह जितना भी चीज़ आ रहा है ना, इन्वायरमेंट लॉस सॉरी। तो इसके लिए लाया जाता है कि जितना भी लॉस हो उसको शो करके और फिर उसको मतलब एक सस्टेनेबल वे की तरह यूज़ किया जाए, इसी के लिए ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट है। और कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लेना उसको, दे दिए इसलिए। कार्बन टैक्स वही है, उसको भी देख लेना तुम एक बार। हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे हाँ, फिर यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, और कार्बन टैक्स अभी लाने वाला कौन सा कंट्री बना, तो यूके था, ठीक है। यूके है, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब ये लोग चीज़ में बहुत ज़्यादा है कि कार्बन टैक्स अप्लाई कर जाता है कि तुम्हारा जो स्टील है वो उसमें मतलब कोल क्या प्रोडक्शन किया है, कितना कोल जलाया है, तो कंपनसेशन टैक्स लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, ताकि तुम जो है कार्बन का मतलब इमिशन कम करो। ओके, देखो इसमें क्या है ना, वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई करती है कि क्या मिडिल इनकम और हाई इनकम और लो इनकम क्या है। देखो इंडिया जो है ना इस कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 1146 से लेके 45 डॉलर का ये जीएनआई पर कैपिटा मतलब पर ईयरली है, तो इंडिया इस कैटेगरी में है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे यार, ठीक है। देख लो यहाँ पे ये क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ निकालती है, उसमें एडवांस इकोनॉमी बताती है, इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी बताती है, तो इंडिया भी इसी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में, ठीक है। अब देखो इन्फ्लेशन इंडेक्सेस, इन्फ्लेशन बताए थे ना, एंड इंडेक्शन इन्फ्लेशन क्या होता है कि जनरल लेवल ऑफ प्राइसेज, और जो परचेजिंग पावर है वो आदमी का बढ़ जाए और प्राइस में बढ़ोतरी हो जाए, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के लिए ना यहाँ पे भी देखो 100, जैसे अभी हमने बताया ना रियल एक्सचेंज रेट में, यहाँ भी इससे 100 ले लिए, डेटा ले लिए, और इसी के बेस पे हम लोग ये करते हैं, मतलब उसके 105 बढ़ाते जाओ, 110 बढ़ाते जाओ, कुछ ऐसा नहीं होता है कि रुपीज़ और इसमें हम लोग मेजर करते हैं, एक बेस मान लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स में, ठीक है। तो
ठीक है। इंडेक्स इज यूज टू मेजर क्या क्या, मार्केट वेजेज, प्राइस एटसेट्रा, और क्या ही, कुछ नहीं भाई। तो यही समझाया गया, जैसे हम बताया ना 105, 110, फिर 2014 में इतना हो गया, इतना हो गया, और कुछ नहीं लिखा होगा। मतलब जैसे बढ़ते एक बेस ले लेंगे, बेस और एक डेटा लेंगे, बस 100 पॉइंट है ये, और कुछ नहीं, पैसा नहीं है ये। 100 से 105 बढ़ जाएगा 10। अब CPI किसको बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस जो है मेजर क्या करता है? चेंजेज इन प्राइस पेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर इन द रिटेल मार्केट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसी को बोलता है, ठीक है। रिटेल मार्केट में जैसे तुम सामान खरीदने जाते हो, तो तुम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, इसको क्या है ना कि 3 भाग में बाँटा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। CPI इंडस्ट्रियल लेवल वर्कर, जो इंडस्ट्री, देखो एक बात बताओ हमको, जैसे तुम BPS एस्पिरेंट हो, तो तुम्हारा बास्केट अलग है, तुम क्या खरीदते हो, तुम्हारा कंजम्पशन पैटर्न क्या है, तुम बुक खरीदोगे, तुम पेन खरीदोगे, तुम एजुकेशनल सर्विसेज खरीदोगे, तुम क्या खरीदोगे, और खाने का सामान खरीदोगे, यही सब खरीदोगे ना यार। तो ये उसी वैसे ही इसके लिए ये बनाया गया, कंजम्पशन पैटर्न बनाया गया। तो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्कर सामान खरीदते हैं उसके लिए। एग्रीकल्चर लेबर, जो एग्रीकल्चर लेबर कमोडिटी बास्केट उनका कंज्यूम किया जाता है। रूरल लेबर, जो रूरल लेबर जो कंज्यूम करते हैं बास्केट, कमोडिटी ऑफ बास्केट। अब इसको रिलीज कौन करता है? तो लेबर, ये मंथली पब्लिश किया जाता है, किसके थ्रू? लेबर ब्यूरो, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप बताओगे हमको कि ये लेबर मिनिस्टर कौन है? क्योंकि UPSC एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन BPS से के इम्पॉर्टेंट है कि कभी कुछ सर फिर गया डाल दिया। अब देखो उसी तरह से एक और निकालते हैं, CPI रूरल, CPI अर्बन। ये कॉमन मैन के लिए हो गया, वो तो लेबर के लिए था। तो ये कौन निकालती है? ये NOSO निकालती है, ये भी मंथली पब्लिश होता है, स्टेट और UT के लिए, सबके लिए। तो रूरल के लिए कौन सा कमोडिटी ऑफ बास्केट होगा, जो रूरल पॉपुलेशन कंज्यूम करेगी। अर्बन के लिए अर्बन पॉपुलेशन, और कंबाइंड जो होता है दोनों के लिए होता है, ठीक है, CPI कंबाइंड। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कि फूड एंड बेवरेज हैव द हाईएस्ट वेट ऑफ 45.86 CPI कंबाइंड। एनी फ्लक्चुएशन इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स वही चीज़ है जो चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ द फूड आइटम्स कंज्यूम्ड बाय द पॉपुलेशन, और कुछ नहीं। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो ये क्या है, DPIT निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर, ठीक है। इसमें क्या है ना, सिर्फ गुड्स ही इंपॉर्टेंट है, मतलब गुड्स ही किया जाता है। और ये फार्म फार्म बोल रहा हूँ, फैक्ट्री गेट और जो भी है वहीं पे कलेक्ट किया जाता है। और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन और जो भी रिटेल टैक्सेस है नहीं जोड़ा जाता है। और इसमें सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, होलसेल में सर्विसेज कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। दे देगा ऑप्शन में, होलसेल में सर्विसेज होता है? नहीं नहीं। इसका मिनिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका इकोनॉमी एडवाइज़र निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री, DPIIT, ओके। देखो यही मैंने अभी बताया कि फैक्ट्री गेट पे ट्रैक प्राइसेस, ये सब मंडी लेवल पे, होलसेल यहीं पे ये लगता है। तो होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस में क्या डिफरेंस है? फार्मर ओनली टेक बेसिक प्राइस, डिवाइड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रिटेलर मार्जिन, ठीक है। WPI इंक्लूड्स प्राइस चेंज इन गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेज, ठीक। प्राइमरी आर्टिकल में इतना वेट है, फ्यूल एंड पावर में 13.15% है, मैनुफैक्चरिंग में इतना वेट है, और कुछ नहीं है। 2011-12 वही बेस ईयर है, बेस ईयर 2011-12 ही हर जगह का। अब GDP डिफ्लेटर क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार। तो GDP डिफ्लेटर में कुछ नहीं है इसमें यार, नॉमिनल GDP, नॉमिनल बाई रियल, इससे ये मेजर है। देखो 3 अभी हमने बताया ना, एक क्या देखा, CPI देखा, उसके बाद क्या देखा, WPI देखा, उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, GDP इन्फ्लेटर देख रहे हैं। तो GDP इन्फ्लेटर में भी ये क्या बताया जाता है, ये भी क्या बताता है, बताओ भाई। ये भी इन्फ्लेशन को बताएगा, ये भी इन्फ्लेशन मेजर करने का एक इंडेक्स है। इसमें एग्जांपल लेके बताया गया, जैसे गेहूं वाला एग्जांपल देखे थे ना यार, 11 kg और 10.5 kg, ठीक है। और रियल GDP है 2000, तो रियल में क्या होगा, रियल में प्राइस नहीं चेंज होगा, आगे बार बार बोल रहा है, रट लो यार। रियल में प्राइस नहीं चेंज होगा, रियल में क्या होगा, रियल में सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगा। रियल में क्वांटिटी, देखो यहाँ पे 11 हो गया, देख लेना पीछे, तो 11 होगा, मतलब वेट बढ़ गया, ठीक है। नॉमिनल में क्या हो गया, वेट एंड प्राइस, देखो ना यहाँ पे रियल में 10 ही है ना, यहाँ पे प्राइस है 10.5, ठीक है। तो इसको अगर करोगे तो ये आएगा 1115, 115.5, ये होगा 110, और इसको डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा 5%, 5%। तो यही होगा, यही है क्या, इन्फ्लेशन,
तो इसी को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। अगर पूछ देगा कि व्हाट मतलब किस किस चीज़ से हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, तो होलसेल प्राइस, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर। जो डब्ल्यूपीआई में हम लोग बताएं कि यह सर्विसेज नहीं होता है, और फार्म गेट और रिटेल जो टैक्सेस भी नहीं होता है उसमें इंक्लूडेड। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको लास्ट में देख ही लेते हैं हम लोग। द फॉलोइंग आर द सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीपीआई, डीडीपी और डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर। और तबीयत ठीक नहीं है यार, तो जल्दी जल्दी में कुछ भी बोलता है। इन तो होलसेल in wholesale market price are not traded, so WPI does not include inflation in services। ठीक है, होलसेल में सर्विस को नहीं इंक्लूड किया, नोट ट्रेड किया जाता है, इसीलिए नहीं करते हैं। और जबकि सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर करता है। इंपॉर्टेंट क्या हो गया, देखो सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर सर्विस को करेगा और ये नहीं करेगा। ठीक है, डब्ल्यूपीआई में सर्विस नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें है। ठीक है, सीपीआई द गुड्स परचेज बाई कंज्यूमर इन द रिटेल मार्केट डू नॉट रिप्रेजेंट द गुड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ठीक है, like input intermediate capitals purchased by company, so CPI does not include this item, but WPI taxes भाई कंज्यूमर है, तो बोल रहा है कंज्यूमर, तो भाई कंट्री से के अंदर में ही होगा ना, बाहर चला गया है जो गुड्स। ठीक है, या फिर इंटरमीडिएरी एंड कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड तो बाहर भी जाता है ना, जो परचेज किया गया है कंपनी से, उसको कंपनी वाला थोड़ी ना कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड को थोड़ी ना हम लोग इंक्लूड करेंगे, लेकिन WPI में करेंगे, यही डिफरेंस है। ठीक है भाई, जो भी गुड है कंज्यूमर जो कर रहा है, वो सब कुछ तो नहीं कर जा रहा ना, कैपिटल गुड को थोड़ी ना कंज्यूम कर जा रहा है। कल कैसा वॉशिंग मशीन ये सब हम लोग देखे थे ना यार, वॉशिंग मशीन देखे थे, ओला वाला देखे थे, और क्या देखे थे, ट्रैक्टर देखे थे, सब कंजम्पशन वाला थोड़ी है, तो थोड़ी होगा WPI में, नहीं होगा। देखो सीपीआई एंड WPI जो है गुड्स डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस हुआ है ना, और इम्पोर्टेड दोनों को ये करता है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, ओनली जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड, यानी कि ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड को करता है। तो ये भी दिमाग में रखोगे, क्या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड को करता है। द वेट आर कांस्टेंट इन सीपीआई WPI इंडेक्स, बट दे डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक तो देखा हम लोग सर्विसेज वाला में। ठीक है, सर्विसेज में WPI जो है इन्फ्लेशन नहीं, WPI इन्फ्लेशन नहीं करता है अकाउंट, और सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेक्टर करता है। और इसमें क्या देखें कि जो भी कंज्यूमर रिटेल मार्केट में कंजम्पशन गुड करता है, इसी को कर पाते हैं हम लोग सिर्फ। इसमें होलसेल में जो है कि सब कुछ हो जाता है कैपिटल उपटल वाला। ठीक, यहाँ पे क्या देखें कि ये जो है डोमेस्टिकली और इम्पोर्टेड दोनों में करता है सीपीआई WPI, और यहाँ पे इम्पोर्टेड गुड में करता है सिर्फ डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर किस में करता है, इम्पोर्टेड गुड में देखता है। वेट जो है कांस्टेंट होता है सीपीआई एंड WPI में, but they differed according to production level of each goods and services in जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, कुछ नहीं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। कल पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 7 तक के कर लिए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। आज तो हम लोग कैपिटल आउटपुट रेशियो भी देख लिए। डिस्पाइट बीइंग ए हाई सीबीआई इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, देखा था हमने, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं, इलिटरेसी नहीं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो बताया था ना यार, अभी बताए, तुम नहीं समझा तो हम क्या करें। देखो 4 वाला 1 वाला सही है कि 5 1 वाला सही है, ये बताओ। 4 रुपया लगा के 1 रुपया प्रोड्यूस कर रहे हो वो सही है, कि 5 रुपये लगा के 1 रुपया प्रोड्यूस कर रहे हो का सामान प्रोड्यूस कर रहे हो वो सही है। कंपेरिजन टू यही सही है ना। तो हाई मतलब अगर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब 5 रुपये लगा के तुम 1 रुपया का आउटपुट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। तो यही बोला जा रहा है कि बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत सेविंग है तुम्हारे पास, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन जो है तुम्हारा वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू किस कारण से नहीं हो रहा है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन जो तुम्हारा है वो सिग्निफिकेंट मतलब रिजल्ट उसका नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है, और कुछ नहीं इसमें। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री। अभी देखे थे हम लोग बास्केट, दूध अंडा ब्रेड ये सब लिए थे, 2 बास्केट यूएस का कंपेरिजन लेके देखे थे। ठीक है, तो वही करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, in terms of PPP dollars, India is the 6th largest economy in the world.
नहीं, बोले थे देख लेना, थर्ड है फोर्थ है सॉरी। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन ए विल बी आंसर। ऑप्शन यहाँ फिर से देखो यार, फिर से बात बता रहा, 6 लार्जेस्ट हो सकता है ना, फोर्थ हो थर्ड हो, एग्जाम में तुम्हारे साथ प्ले करने का मतलब माइंडसेट है उसका कि गलत करवा दे तुमसे, तो करवा देगा। देखो अब क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर दैन इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। बोल रहा है कि वेटेज जो है फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अभी हम लोग देखे थे 45 पॉइंट समथिंग था, ठीक है उसमें, और यहाँ पे कम ही था, ठीक है। क्या है, यहाँ पे रिटेल में है ना भाई, यहाँ पे रिटेल में है, और क्या हो जाता है यहाँ पे टैक्सेस भी हो जाता है, ठीक है। तो वेटेज, ये स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है। WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज वाइल विच CPI डज। देखो WPI अभी हम लोगों ने कितना बार रटा कि सर्विसेज में नहीं करता है, WPI और CPI करता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता कि CPI नॉट चेंज, नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज वाई WPI डज, तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाता। तो ये ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द ऑप्शन नंबर सी। Reserve Bank of India has now adopted WPI as the key measure of inflation and to decide the changing the key policy rate। बताओ कहाँ पे गलती करवाने का यहाँ पे चांस है? देखो WPI की जगह क्या होना चाहिए? CPI, ठीक हो गया। तब क्या हो गया? ऑप्शन 3 गलत। जैसे ही ऑप्शन 3 गलत हुआ, क्या गया? बच गया 2 और ओनली 2। वह जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। परचेजिंग पावर प्योरिटी एक्सचेंज रेट कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ बोथ, से वो सिंपल। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मेक अ डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। बोल रहा है कि अदर थिंग जो है रिमेन अनचेंज रहेगा, मार्केट डिमांड फॉर द गुड माइट इंक्रीज, मार्केट में कोई भी गुड का डिमांड चेंज होगा किस, ये ऑप्शन में देखो, इफ अगर प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। अब सपोज करो कि अगर चाय का प्राइस बढ़ गया, सबसे पहले ये देखो अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, बाकी सब चीज़ अनचेंज है। मार्केट का डिमांड अगर बढ़ गया चाय का, तो आदमी कहाँ शिफ्ट करेगा? कॉफ़ी पे शिफ्ट करेगा, तो ठीक है। चाय का अगर प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी पे शिफ्ट करेगा ना जी, तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, सो सिंपल, ठीक है। अब प्राइस ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, अब मान लो कि चाय का चीनी, सॉरी चाय में चीनी डालते हैं तो चीनी का प्राइस बढ़ गया। मान लो कि चाय का प्राइस बढ़ गया, अभी चाय का प्राइस देखा था ना हमने, तो चाय का प्राइस बढ़ गया तो कि चीनी का भी प्राइस बढ़ जाएगा? नहीं, हमने बोला कि कॉफ़ी का डिमांड बढ़ेगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ेगा तो कॉफ़ी का प्राइस भले ही बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने के लिए बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत होते हुए दिख रहा है। तीसरा स्टेटमेंट को देखते हैं, इट इज, चलो ये नहीं भी पता तुमको, चलो तीसरा स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्लूड। अब भाई तुम्हारे पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये आ जाएगा तो तुम कुछ सामान सड़ल उड़ल कुछ खरीदते रहोगे, तो सो सिंपल ऐसी काट दो नहीं स्टेटमेंट को, क्या मतलब बनता है? तो जैसे ही स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं? स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट, लो जी, ठीक से आंसर चला है। इफ इट्स प्राइस फॉल्स, हाँ प्राइस फॉल, चौथा स्टेटमेंट को देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट देख रहा है ना, बोल रहा है कि तुम इन्फीरियर गुड है तो तुम खरीद लो यार कुछ भी। इफ इट प्राइस फॉल्स, हाँ प्राइस फॉल हो गया, मान लिया जाए कि अभी तुम प्याज कम खरीद रहे होगे, अगर प्राइस जो है जो कि कम जाता है तो तुम 2-3 किलो ज़्यादा खरीद लेते हो, अभी 1 किलो खरीद रहे होगे, तो खत्म कहानी, और कुछ नहीं है। नाउ वी विल मूव टू द 11th क्वेश्चन नंबर 11। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। आप बताओ जो है क्या बोला जा रहा है कि अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में बताया नहीं यार, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा यानी कि 50 हो गया, 0.020, यही है ना। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर ये बढ़ गया, ये क्या है? डॉलर पर रुपी, बार बार बता रहे हैं, तो ये अगर बढ़ गया तो क्या हो गया? इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन रुपी बताया तो 50, अब कितना बार बताया यार, 80 से 50 हो गया,
ठीक है, पहले कितना आ रहा था, तो गया। सही है ये स्टेटमेंट, अप्रिसिएट कर रहा है, और रुपये अप्रिसिएट करेगा तो ट्रेड गया काम से, एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक सही हो गया तो यार ऑप्शन बी गया। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। देखो ऑप्शन 2, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंक्रीज एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। बताओ, अभी देखा था ना इंक्रीज, अगर हाफ था एक पे आ गया तो ठीक। बताओ, इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द इम्प्रूव इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। नहीं ना भाई, यही तो बोल रहा था कि एक से कम होना चाहिए था, एक से कम होना चाहिए था भाई। यहाँ पे 2 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, तब तो भाई डबल सामान मिलने लगेगा वहाँ पे। 1 रुपया मान लो कि बर्गर मिल रहा था वहाँ पे, और यूएस में 1 रुपया में 3 बर्गर मिलेगा, सॉरी मतलब तिगुना दाम में मिलेगा। तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए तो सस्ता होना चाहिए ना सामान, तो घट जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। देखो इंक्रीज इन रियल एक्सचेंज मतलब अभी हम लोग ने देखा था ना, तो फिर ये देखो ऑप्शन 3 देखो, एन इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्री इज लाइकली टू काउज एन इंक्रीज इन डाइवर्जेंस बिटवीन near and an increased trend in domestic inflation relative to inflation in other country likely to cause increase in divergence between NER and RER near and rear। हाँ, ये भी हम लोग देखा था अभी बीच में, बैक करके तुम सुनो तो उस वाले पार्ट में बताया गया है। तो स्टेटमेंट सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है, कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक ही बच्चा ये। तो बेसिकली पूछा जा रहा था कि 2 स्टेटमेंट को पता करना। एक बार फिर से तुम बैक करके सुन लेना या बैक करके देख लेना रीर वाला कंसेप्ट को, और समझ में आ जाएगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसको हम स्टॉप करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। इसमें देखो आइटम्स दिया हुआ है, आइटम्स दिया हुआ और बोला जा रहा है कि कैटेगरी के साथ मैच करने के लिए फार्मर प्लाउ, कंप्यूटर या न्यूज़ बाय द वेवर, चौथा इज पेट्रोल, फोर्थ वन इज पेट्रोल। बता रहा है कि फार्मर्स प्लाउ जो है वो वर्किंग कैपिटल है कि क्या है, बताओ। और कंप्यूटर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है कि क्या है। तो ये सही है, कंप्यूटर एक फिक्स्ड कैपिटल है, कंप्यूटर को लेके जगह 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 घूम नहीं सकते हो। ठीक है, यार्न यूज बाय द वीवो, जो वेबर है वो क्या है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। और पेट्रोल इज़ द वर्किंग कैपिटल, यस, और ये भी गलत स्टेटमेंट है। एक बार देख लेते हैं क्या इसका आंसर विल बी ओनली 2। इसको देख लेते हैं एक बार, इसको क्या बोलते हैं। देखो यार, फार्मर प्लाउ है ना, उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, फार्मर प्लाउ इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, फार्मर प्लाउ को फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। ये कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है सही। यार्न यूज बाय द वेवर जो है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब यार्न जो वेवर यूज़ करता है उसको तो लेके जाएंगे तभी ना खेत, जो वीव है, सॉरी, जो बुनकर होते हैं, बुनने वाले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, और पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है ही। ठीक है, तो इसी तरह से कौन सा है, कंप्यूटर वाला, और ये सही हो गया। ये फार्म प्लाउ है जो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से स्टेटमेंट को यूज़ करें। होप कि आज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब था, लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए मैंने आपके लिए कर दिया। नेक्स्ट टाइम से ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। होप कि अच्छे से मैं बना पाऊँगा। ओके, चलो, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्टडी, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।